हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल का चैप्टर नंबर 5A से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, जिसके अंदर हम जो रिमेनिंग सेक्शन है राजस्थान कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट के, वो हम आज कंप्लीट कर देंगे। और अभी पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इस चक्कर के मारे मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। आज हम इस एक्ट को पूरा ख़त्म कर देंगे, जो कि बात करेगा चैप्टर 5A से लेकर चैप्टर 7 तक। अब चैप्टर 5A और 5B जो इस एक्ट के हैं, वो आपके 2017 में इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि ये 2017 के अमेंडमेंट से आए थे। कौन से आए थे? चैप्टर 5A और चैप्टर 5B, जिसके अंदर हम 22A से लेकर 22G तक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद चैप्टर 6 और चैप्टर 7 हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। और आज का ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ अपना फोकस बना के रखिएगा। और आज हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर नंबर 5A, चैप्टर नंबर 5B, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5A की, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट, पीरियड ऑफ टेनेंसी के बाद। अब इससे पहले हम जो पढ़ के आए थे वो रेंट ट्रिब्यूनल था, और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेंट अथॉरिटी के बारे में। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। रेंट ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करेंगे तो हम पहले पढ़ के आए हैं उसको। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे रेंट अथॉरिटी के बारे में। रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 13 में हम पढ़ के आए थे, याद आया? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो अमेंडमेंट से आया था 2017 की, रेंट अथॉरिटी के बारे में। क्या होते हैं, क्या फंक्शन होंगे, कौन से उसके ऑफिसर होंगे, कौन उनको चूज करेगा, वो सब हम बातें किस में डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 5A के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5A। चैप्टर नंबर 5 है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी। ये आपको बात याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चैप्टर नंबर 5A में क्या गिवन है, तो हमें ये गिवन है। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5A के अंदर पहला सेक्शन हमारा कौन सा डिस्कस करने वाला होगा। चैप्टर नंबर 5A के अंदर पहला हमारा सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 22A, सेक्शन नंबर 22A। तो देख लेते हैं क्या कहता है ये। अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है ये, रेंट ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहा है, रेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है। क्या होगा देख लेते हैं। अब इसको अपॉइंट कौन करेगा? पहली बात, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। किसको? रेंट अथॉरिटी को। कैसे करेगी? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके। कौन करेगी अपॉइंट? राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जो रेंट अथॉरिटी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, वो अधिकारी कौन से सर्विसेज का अधिकारी होगा? तो वो होगा हमारे RAS सर्विसेज का अधिकारी होगा, पहली चीज। और उसकी रैंक कम से कम क्या होनी चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। SDO से छोटी रैंक का आदमी नहीं होना चाहिए। SDO हो या उससे बड़ी रैंक का आदमी हो, वो बन सकता है रेंट अथॉरिटी, लेकिन उससे छोटी रैंक का आदमी रेंट अथॉरिटी नहीं बन सकता। यहां तक की बात क्लियर है? एज द रेंट अथॉरिटी फॉर द जुरिस्डिक्शनल एरिया ऑफ एवरी रेंट ट्रिब्यूनल, किस एरिया में काम करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में काम करेगा। टू परफॉर्म फंक्शन एंड एक्सरसाइज पावर इन मैटर स्पेसिफाइड इन, कौन कौन से मैटर? जो अभी सेक्शन 22B में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 22D के अंदर हम पढ़ेंगे, 22E के अंदर हम पढ़ेंगे, 22G के अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 23 में पढ़ेंगे और सेक्शन 24 में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब 22A के अंदर हमने डिस्कस किया, हम किसकी बात करेंगे? रेंट अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट की। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। किसको करेगी? किसी भी RAS ऑफिसर को, जो कि कम से कम किस पोस्ट पे होना चाहिए? सब डिविजनल ऑफिसर होना चाहिए। SDO की पोस्ट कम से कम होनी चाहिए।
यहाँ तक की बात क्लियर है। और जो उसका अधिकार क्षेत्र होगा वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर होगा, उसके अंतर्गत वो अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके अंतर्गत वो अपनी पावर परफॉर्म करेगा। और कौन कौन सा फंक्शन करेगा? 22B, 22D, 22E, 22G, 23 और 24 के अंतर्गत। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। सॉरी। अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 2। अब जो मैटर मान लो रेंट अथॉरिटी के पास है और कोई पार्टी उस रेंट अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है। मान लो मैंने एक मैटर उठाया रेंट अथॉरिटी के समक्ष, लेकिन जो रेंट अथॉरिटी ने मेरे को फैसला सुनाया मैं उससे संतुष्ट नहीं, तो अब मैं उसकी अपील कहाँ जाके कर सकता हूँ? तो मैं उसकी अपील कहाँ की करूंगा? रेंट ट्रिब्यूनल के पास करूंगा। यहां तक की बात समझ में आती है। तो हमारा सब सेक्शन 2 भी क्या कहता है? एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी शैल लाई, मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल लाई किसके पास? टू रेंट ट्रिब्यूनल। अब सवाल ये आता है कितने दिनों में पहुंचाएंगे भाई? कितने दिनों में अपील करेंगे? कितने दिनों में अपील करेंगे? तो 60 दिनों के अंदर करनी है, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन मेरे खिलाफ ऑर्डर आ गया या जिस दिन ऐसा कोई ऑर्डर आ गया जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, उस ऑर्डर के आने के 60 दिनों के अंदर अंदर मुझे रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी पड़ेगी। किसके आगे? रेंट ट्रिब्यूनल के आगे। यहां तक की बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? 60 दिनों के अंदर अंदर हमें अपील फाइल करनी है। किसके पास में करनी है? रेंट ट्रिब्यूनल के पास करनी है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या कहता है। सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी, if not reversed, if not altered, if not modified by rent tribunal in appeal, shall be final and shall not be called in question in any civil court। क्या मतलब हुआ? मान लो मैंने रेंट अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ रेंट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। अब क्या हुआ? रेंट ट्रिब्यूनल ने उस ऑर्डर को ना तो ऑल्टर्ड किया, ना उसको मॉडिफाई किया, ना उसमें कोई फेरबदल किया। जैसा रेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर मेरे को दिया था वैसा का वैसा ऑर्डर बरकरार रखा रेंट ट्रिब्यूनल ने। तो अब जो रेंट ट्रिब्यूनल का फैसला है ना, वो अब किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो रेंट ट्रिब्यूनल का फैसला है ना, वो अब फाइनल ही माना जाएगा, उसको मैं किसी भी कोर्ट में अब चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आती है। रेंट अथॉरिटी के अगर फैसले को रेंट ट्रिब्यूनल ने भी स्वीकार लिया है, तो अब मैं उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। यहां तक की बात क्लियर है। ये हो गया सब सेक्शन 3। आगे देखते हैं। अब हमने देखा था 22A में कहा गया था कि जो भी रेंट अथॉरिटी नियुक्त होगा वो 22B 22D वाले काम करेगा। अब ये 22B 22D वाले काम होते क्या है? तो हम देखते हैं 22B के अंदर क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 22B, टेनेंसी एग्रीमेंट, किराएदारी के एग्रीमेंट। तो किराएदारी के एग्रीमेंट के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 22B 22B। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for time being in force, no person shall, after the commencement of the Rajasthan Rent Control Amendment Act 2017, let out or taken rent any premises except by agreement in writing, and the particular of such agreement shall be communicated to the rent authority by the landlord and tenant jointly in form specified in schedule D। क्या बोल गया ये बोल गया कि इस एक्ट के पारित होने के बाद, कौन सा एक्ट? 2003 वाला नहीं, 2017 वाला अमेंडमेंट एक्ट। लिखा हुआ है स्पेशली, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017।
3 वाले की बात नहीं कर रहा, 17 वाले की बात कर रहा है। जिस दिन ये 2017 वाला एक्ट पारित हो गया, उस दिन के बाद से क्या होगा, कोई भी पर्सन, क्या कोई भी पर्सन क्या नहीं ले सकता, कोई भी अपनी जमीन को किराए पे नहीं दे सकता। दूसरा, उस जमीन से कोई भी किराया नहीं ले सकता। कौन सा किराया? जो एग्रीमेंट में तय नहीं है। मतलब इसने साफ साफ कह दिया कि अगर इस एक्ट के पारित होने के बाद, 2017 वाले एक्ट के बाद, अगर कोई किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच में किराएदारी का बनता है, एग्रीमेंट बनता है, तो उस केस में जो किराया मिलेगा एज पर एग्रीमेंट मिलेगा। जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में तय हो रखा है उसी के अनुसार किराया मिलेगा। उससे फालतू किराया नहीं मिल सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब लैंडलॉर्ड और किराएदार दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट बना है किसी किराएदारी को लेकर के, तो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सूचना किसको दी जाएगी? रेंट अथॉरिटी को दी जाएगी। और वो दोनों मिलके देंगे साथ में, किराएदार और मकान मालिक दोनों कंबाइंड सूचना देंगे उस एग्रीमेंट के बारे में जो उन दोनों के बीच में बना है। किसको देंगे? रेंट अथॉरिटी को देंगे। और रेंट अथॉरिटी हम कहाँ पढ़ के आए हैं? सेक्शन 22A के अंदर पढ़ के आए हैं। यहां तक की बात हमें क्लियर है। और जो वो सूचना देने का तरीका होगा वो हमें कहाँ मेंशन है इस एक्ट के अंदर? शेड्यूल डी के अंदर। तो आपसे ये भी प्री में पूछ सकता है कि जो वो सूचना देंगे एग्रीमेंट की, वो कहाँ पे हमें मेंशन है, किस फॉर्म में मेंशन है? तो हमें मेंशन है शेड्यूल डी के अंदर। और कौन सा शेड्यूल डी? जो कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर हमें गिवन है, उसके अनुसार। यहां तक की बात कोई दिक्कत नहीं है आपको? आगे देखते हैं सब सेक्शन 2। अब हमने बात करी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बाद वाली। अब हम बात करेंगे 2017 से पहले जो एग्रीमेंट बने हुए हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा क्या? सब सेक्शन 1 में तो हमने ये जान लिया कि भैया चलो कोई बात नहीं, 2017 का जो एक्ट आया उसके बाद हमें कंपलसरी हो गया कम्युनिकेट करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या ये बात जो एग्रीमेंट 2017 से पहले बने हुए उन पर भी लागू होगी क्या? तो सब सेक्शन 2 में बोल रखा है बिल्कुल होगी। कैसे होगी वो हम देखते हैं। वेयर in relation to tenancy created before the commencement of Rajasthan Rent Control Amendment Act 2017, कोई एग्रीमेंट इस एक्ट के पारित होने से पहले बना हुआ हो। कौन सा एक्ट? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 से पहले बना हुआ हो तो an agreement in writing having already been entered into, the particular thereof shall be communicated to the rent authority in the form specified in schedule D। इस एक्ट के आने से पहले मान लो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, कोई एग्रीमेंट बना हुआ है इस एक्ट के आने से पहले, तो उस एग्रीमेंट के जो पहले का बना हुआ है, जो पहले का एग्रीमेंट बना हुआ है, उस एग्रीमेंट के पर्टिकुलर्स किसको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे? रेंट अथॉरिटी को करने पड़ेंगे। कौन करेगा? लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों मिलकर के करेंगे। किस तरीके से करेंगे? जो कि शेड्यूल डी के अंदर में मेंशन। यहां तक की बात क्लियर है? मतलब अगर एग्रीमेंट इस एक्ट के आने से पहले भी बना हुआ है तो उसके पार्टिकुलर्स को भी उसी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिस तरीके से हम ऊपर कम्युनिकेट करके आए क्लॉज 1 के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो क्या होगा? इसके अंदर तो हमने ये देख लिया कि चलो एग्रीमेंट बना हुआ है तो इसके पर्टिकुलर जो है वो कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। लेकिन एक केस ऐसा मान लो कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो ऐसे ही रह रहे भाई भतीजावाद में, तो क्या होगा? Where no agreement in writing was entered into, the landlord and the tenant shall enter into an agreement in writing with regard to their tenancy। मान लो इस एक्ट के आने से पहले, 2017 से पहले, किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच में रिलेशन तो था लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो यहां पर बोल दिया भैया कि किराएदार और लैंडलॉर्ड को
कंपल्सरी आना पड़ेगा, एग्रीमेंट के अंदर लिखा है शैल एंटर, शैल बोले तो मैंडेटरी प्रोविजन हो गया, उनको आना ही पड़ेगा एग्रीमेंट के अंदर, दोनों को, किसको, लैंडलॉर्ड और किराएदार को। और एंड कम्युनिकेट द पर्टिकुलर्स देयर ऑफ टू द रेंट अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी होगा, रेंट अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल डी। मतलब सीधी सीधी बात हम ये समझ गए इस चीज से कि भैया चाहे इस एक्ट के आने से पहले हो, चाहे इस एक्ट के आने के बाद हो, चाहे आपका एग्रीमेंट बना हुआ हो, चाहे आपका एग्रीमेंट नहीं बना हुआ हो, आपको भैया अपने एग्रीमेंट के पर्टिकुलर्स को रेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने ही पड़ेंगे। और कौन सी फॉर्म में करने पड़ेंगे, जो हमें मेंशन है शेड्यूल डी के अंदर। यहां तक की बात तो हमें यही समझाती है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक प्रोवाइडेड भी घुसा दिया इन्होंने, क्या घुसा दिया उसको भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फेल टू प्रेजेंट जॉइंटली। अब मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों कम्युनिकेट करने में असमर्थ हो गए या कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर क्लॉज ए और बी और फेल टू रीच एग्रीमेंट अंडर क्लॉज बी, सच लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल बी सेपरेटली फाइल पार्टिकुलर्स अबाउट सच टेनेंसी। अब मान लो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी आना का नहीं कर रही है कि भैया मैं तो नहीं करवाता, मैं तो नहीं चलता, तो उन दोनों में से कोई भी एक पार्टी अकेले तौर पे जा करके, सेपरेटली जा करके वो अपनी पर्टिकुलर फाइल कर सकती है, तो वो यही माना जाएगा कि ये दोनों आए थे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। सब सेक्शन 3, एवरी एग्रीमेंट रेफर्ड to in subsection 1 shall be executed before the commencement of tenancy, and agreement required to be executed under clause B of subsection 2 shall be executed within a period of 1 year from the date of commencement of Rajasthan Amendment Act 2017। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो हम एग्रीमेंट ऊपर बात करके आए हैं अभी तक, चाहे वो सब सेक्शन 1 में हो, चाहे वो क्लॉज बी सब सेक्शन 2 के अंदर हो, हमने एग्रीमेंटों की तो बात की है ना। अब उन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन का टाइम कितना रखा गया है, तो उन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन का टाइम रखा गया है 1 साल। और कब से, जिस दिन ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पारित हुआ था उस दिन से 1 साल तक। तो आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो एग्रीमेंट बने थे उनका एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड कितना है, 1 साल। कब से, जब से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017 कमेंस हुआ था तब से। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, द रेंट अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग सच इंफॉर्मेशन अबाउट द टेनेंसी agreement shall make entry of a particular of an agreement in register maintained for the purpose containing particular as per schedule D and provide a registration number to the parties। जैसे ही पार्टीज के द्वारा पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे रेंट अथॉरिटी को, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, उसकी एंट्री कर देगी रजिस्टर के अंदर। किस तरीके से करेगी, जो हमें शेड्यूल डी में प्रोसीजर दिया हुआ है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पार्टीज को दे दिया जाएगा। इसमें कोई सिंपल बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंट्री होगी रजिस्टर के अंदर, जो भी जानकारी दी गई है उसकी एंट्री होगी। किस तरीके से होगी, शेड्यूल डी के अनुसार होगी, और पार्टीज को एक क्या दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सब सेक्शन 5 क्या कहता है हमारा। The information provided as per subsection 1, subsection 2 shall taken as evidence of fact relating to the tenancy and matter connected therewithin, and in absence any statement in the agreement inconsistent with the details filed as per schedule D shall not be received as evidence of fact before the rent tribunal, appellant rent tribunal as the case may।
मतलब जो भी जानकारी हमने सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंतर्गत दी है उसको हम एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी हमें लगता है कि मिसमैच हो रही है तो उस केस में हम सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई जानकारी को एज अ एविडेंस पेश कर सकते हैं, एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। The rent authority shall upload the details of all tenancy along with the registration number provided under subsection 4 in the form and manner prescribed on its website within 15 days from the allotment of the registration number। जिस दिन पार्टियों को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उस दिन से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर रेंट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रेंट अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जा करके उनकी सारी रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित जानकारियों को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर अंदर? 15 दिनों के अंदर अंदर। कब से? जिस दिन रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया गया है उस दिन से। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 22C, सेक्शन 22C क्या कहता है ये? पीरियड ऑफ टेनेंसी, किराएदारी का पीरियड। देख लेते क्या कहता है ये भी। ऑल टेनेंसी एंटर इनटू आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017 shall be for a period as agreed between the landlord and tenant as specified in tenancy agreement। मतलब 2017 के अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद जो भी पीरियड होगा वो किसके बीच में तय हुआ होगा? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। अब चाहे वो 1 साल करो, चाहे 2 साल करो, चाहे 3 साल करो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेनेंसी और लैंडलॉर्ड के बीच में। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। द टेनेंट में अप्रोच द लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल एक्सटेंशन of tenancy within a period agreed on to tenancy agreement prior to the end of the tenancy period, and if agreeable to the landlord may enter into a new tenancy agreement with the landlord on mutually agreed term and conditions। क्या मतलब हुआ? मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है 2 साल का। ठीक है जी। अब उस बीच में अगर चाहे 2 साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, 2 साल के बाद की बात नहीं कर रहा, अंदर की बात कर रहा हूँ। 2 साल में सपोज मान लो 24 महीने होते हैं। टेनेंट ने अप्रोच किया लैंडलॉर्ड को 20वें महीने में कि भाई साहब एक काम करते हैं, 2 साल का एग्रीमेंट है हमारा, उसको और एक साल बढ़ा देते हैं। 20वें महीने में बोला इसने कि हम इसको और 2 साल के लिए बढ़ा देते हैं। ठीक है, रिन्यू हो गया या एक्सटेंशन हो गया, बढ़ाने के लिए बोल दिया, या बोला कि जब 24 महीने पूरे हो जाएंगे तब हम उसके बाद से 2 साल और बढ़ा देंगे। ये भी ठीक है। लेकिन ये कब बोलना चाहिए उसको? जब जब उसकी टेनेंसी पीरियड चल रही हो, उसकी एक्सपायरी से पहले पहले। ये बात ठीक है। और अगर उन दोनों के बीच में आपसी सहमति हो जाती है, म्यूचुअली हो जाता है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट चाहे तो एक नए एग्रीमेंट में भी घुस सकते हैं या कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशन भी अपने ऊपर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसेक्शन 2 भी हमारा पूरा हो गया है। अब देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। If a tenancy for a fixed term ends and has not renewed, or the premises have not been vacated by the tenant at the end of such tenancy, the tenant shall be deemed to be renewed on month to month basis on the such term on the same terms and condition as were in expired tenancy agreement। ठीक है, for maximum period of 6 months, and shall thereafter be deemed to have expired unless renewed by the landlord by agreement within the tenant in writing। क्या बोला इसने? मान लो 2 साल का एग्रीमेंट था लैंडलॉर्ड और इसके बीच में, 24 महीने का था, 24 महीने पूरे हो गए और कोई एग्रीमेंट नया नहीं बना अभी तक। ठीक है, अच्छी बात है। और किराएदार उसमें रह भी रहा है,
ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब जो इसकी की टेनेंसी रिन्यूअल होगी ना, वो 25वें महीने की, 26वें महीने की, 27वें महीने की, 28वें महीने की, मतलब मंथ टू मंथ बेसिस पर रिन्यू होती जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम तक चलेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और छठवां महीना मैक्सिमम। छठवां महीना मैक्सिमम तक चल सकती है। यहां तक बात समझ में आती है? और उसके बाद ये टेनेंसी पीरियड एग्रीमेंट खारिज हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने और इसने कोई एग्रीमेंट कर लिया लिखित में, तब ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो ये टाइम पीरियड लैप्स होने के 6 महीने बाद तक अपने आप लैप्स हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है और यही बात इसमें लिखी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी देखा चैप्टर 5A, जो कि अमेंडमेंट से आया था। अब चैप्टर 5B भी अमेंडमेंट से ही आया है। क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। चैप्टर 5B, रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट। अलग अलग स्थितियों में क्या क्या हमारे परिणाम रहेंगे वो देख लेते हैं। सेक्शन 22D, रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, where the landlord, after the commencement of tenancy and in agreement with the tenant, has incurred expenditure on account of improvement, additional or structural alteration in the premises occupied by the tenant, which does not include repair necessary to be carried out, the landlord may increase the rent of the premises by amount as agreed between the landlord and the tenant prior to the commencement of the work, and such increase of rent shall be become effective from 1 month after the completion of work। क्या बोला इसने? इसने बोला कि जहां पर लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट बना, बहुत अच्छी बात है, जिसके अंदर स्पेशली मेंशन किया गया था कि हमारे ये खर्चे होंगे। खर्चे किस प्रकार होंगे? इस बिल्डिंग में ये इम्प्रूवमेंट बनेगी, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करेंगे। अब उस जमीन से संबंधित, उस प्रीमाइसेस से संबंधित जो भी हम एडिशनल खर्चा कर सकते थे वो उसने किया। ठीक है। और उस दौरान जो वो प्रीमाइसेस है वो कौन यूज कर रहा था? टेनेंट यूज कर रहा था। ठीक। और उसका खर्चा, इम्प्रूवमेंट का खर्चा किसने वहन नहीं किया? टेनेंट ने नहीं किया। ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकता है? लैंडलॉर्ड चाहे ना तो उस किराए को बढ़ा सकता है। लैंडलॉर्ड में इंक्रीज द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस बाय अमाउंट एज एग्री बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मान लो इन सब में खर्चा आया 5,000 रुपए का, और टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में ये तय हुआ कि जो भी तुम्हारा किराया होता है 10,000 रुपए, उसमें मैं एडिशनल तुमसे 500 रुपये और चार्ज करूँगा, क्योंकि मेरा खर्चा रिपेयरिंग का 5,000 रुपये का हुआ है, तो ये 10 किस्तों में मैं तुमसे एडिशन करके लूंगा, तो ये ले सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? वो जो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिस दिन ये 5,000 रुपये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले महीने से उसको एडिशनल रेंट मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्योंकि लिखा हुआ है इफेक्टिव फ्रॉम द 1 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब वो काम कंप्लीट हो गया उसके 1 महीने बाद से। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे देखते हैं। Where after the rent of premises has been agreed or fixed, there has been a decrease or diminution, determination of accommodation or house of service of the premises, the tenant may claim a reduction in the rent। अब हमने ऊपर बात की कि भैया लैंडलॉर्ड अपने खर्चे में से कैसे वसूल करेगा? किराएदार के किराए से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अब मान लो
लैंडलॉर्ड ने कहा था कि आपको पंखा दिया जाएगा, आपको पंखा दिया जाएगा, उसके मैं आपसे 100 रुपये एडिशनल चार्जेस लूंगा हर महीने के, लेकिन वो पंखा निकल गया खराब। तो अब टेनेंट चाहे ना तो उसको बोल सकता भैया आपका पंखा खराब है, वापस ले जाओ और मैं नहीं दे रहा आपको 100 रुपये एडिशनल। तो हाँ, वो अगर लैंडलॉर्ड के पार्ट से कोई दिक्कत हुई है सर्विस में तो वो रेंट में से काट भी सकता है। यहां तक की बात समझ में आती है। द लैंडलॉर्ड में आइदर रिस्टोर द प्रीमाइसेस एंड द हाउसिंग सर्विसेज एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी और एग्री फॉर रिडक्शन इन रेंट। अब क्या होगा, दो सूरत होंगी। जब टेनेंट ने बोला भैया आपका पंखा खराब है, मैं आपके रेंट में से पैसा काटूंगा, तो अब लैंडलॉर्ड या तो उसको नया पंखा दे दे जिससे कि उसके 100 रुपये एडिशनल आते रहेंगे, या फिर 100 रुपये अपने कटवा। ये दो बातें ही होंगी, ये हमें लिखा है सबसेक्शन 3 के अंदर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ conflict, the landlord or the tenant may approach to the rent authority by filing a petition before rent authority, and the authority shall try to resolve the conflict and to arrive the amicable settlement between the landlord and tenant. If no such settlement is arrived between the party, he may pass appropriate order on the basis of material brought on record or by hearing both parties. अब मान लो ऊपर वाली सिचुएशन में से कुछ भी संभव नहीं हो पाता और दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, लैंडलॉर्ड के बीच में और किराएदार के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी पार्टीज कहाँ पे जाएंगी, पेटिशन लगाने के लिए अपनी रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगी। बहुत बढ़िया। और जो अथॉरिटी है वो उनके उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। कैसे सॉल्व कैसे करेगी, पहली उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि भैया इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए, राजी खुशी काम इनका हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, ये दोनों अपने अपने घर आराम से चल जाए। और अगर सेटलमेंट नहीं होता तो जो उस टाइम पर रेंट अथॉरिटी को एप्रोप्रिएट ऑर्डर लगेगा वो पास कर देगी। और किसके आधार पर, जो वो दोनों अपने अपने तर्क देंगे उसके आधार पर, अपने दिमाग से कुछ नहीं करेगी। दो, दोनों पार्टीज को सुन करके उनके तर्कों के आधार पर वो देंगे, अपना फैसला देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं 22E। 22E कहता है हमारा, रेंट अथॉरिटी टू फिक्स रिवाइज रेंट इन द सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन 22D। रिवाइज रेंट की हम बात करेंगे। अब मान लो लैंडलॉर्ड ने सर्विस नहीं दी, टेनेंट ने एक्सपेंसेस नहीं भरे, तो उस केस में रेंट अथॉरिटी अब रेंट को रिवाइज कर सकती है। कैसे करेगी देख लेते हैं। Rent authority on application presented by the landlord or tenant in circumstances specified in 22D हम पढ़ के आए थे। इसमें गलतियां दोनों की दिखाई थी हमने, टेनेंट की भी थी तो लैंडलॉर्ड की भी थी। अगर वो स्थिति आती है, shall fix or revise as the case may be the rent and other charges payable by the tenant, as also fix the date from which the revised rent become payable। तो यहाँ पर रेंट अथॉरिटी चाहे तो उसी दिन से रिवाइज रेंट एप्लीकेबल करवा सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। सेक्शन 22F सिक्योरिटी डिपॉजिट। सेक्शन 22F सिक्योरिटी डिपॉजिट। Save as an agreement to the contrary, it shall be lawful for the landlord to charge a security deposit equal to 1 month rent। मतलब लैंडलॉर्ड यदि चाहे तो अपने लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन वो कितना होगा, 1 महीने का रेंट हो सकता है बस। 1 महीने के रेंट को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन ले सकता है, लैंडलॉर्ड ले सकता है। ठीक, आगे। द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द टेनेंट विद इन 1 month
आफ्टर वेकेशन ऑफ द प्रीमाइसिस आफ्टर मेकिंग ड्यू डिडक्शन ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ द टेनेंट। जिस दिन किराएदार वो मकान छोड़ देगा उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लैंडलॉर्ड को दिया गया था किराएदार के द्वारा वो लैंडलॉर्ड को किराएदार को वापस करना पड़ेगा। उसमें अगर कोई उसकी छोटी मोटी टूट फूट की हेड डिडक्शन है उसको काट पीट करके जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो कौन देगा? लैंडलॉर्ड देगा। किसको देगा? टेनेंट को देगा। सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी है। आगे देख लेते हैं। और मान लो अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को रिफंड नहीं किया तो क्या होगा? Wherever the security deposit is not refunded to the tenant within a period specified in subsection 2, 1 महीने के अंदर अंदर, the tenant may file an application before rent authority for directing the landlord to refund the security deposit। अगर मान लो 1 महीने के अंदर अंदर रिफंड नहीं किया गया अमाउंट को तो टेनेंट रेंट अथॉरिटी के पास जा करके अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है कि भैया मेरे को तो रिफंड नहीं दिया गया और उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 22G 22G। अब इसमें यह बताया गया है कि हम कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसके अंदर रेंट अथॉरिटी के अंदर हम रेंट जमा करवाएंगे। मकान मालिक के पास ना जमा करा करके रेंट अथॉरिटी के पास करवाएंगे। तो हमें कहाँ पे दिया हुआ है? ये 22G के अंदर। देख लेते क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखते हैं। वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेंट टेंडर्ड बाय द टेनेंट इन मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5। जहां पर कोई किराएदार लैंडलॉर्ड को रेंट तो दे रहा है लेकिन लैंडलॉर्ड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसको ले ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा? किराएदार जो है अपना रेंट रेंट अथॉरिटी को देगा। या फिर और रिफ्यूज टू गिव रिसिप्ट। मान लो किराएदार रेंट दे रहा है लैंडलॉर्ड को लेकिन लैंडलॉर्ड उसको उसकी बदले में उसकी पर्ची नहीं दे रहा, रसीद नहीं दे रहा, तो भी किराएदार किसको देगा रेंट? ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी को देगा। यहां तक की बात क्लियर है। द टेनेंट में डिपॉजिट द सेम पीरियोडिकली इन टाइम विद द रेंट अथॉरिटी। इन केसों में क्या देगा? रेंट अथॉरिटी को वो रेंट देगा। कौन देगा? किराएदार। आगे। वेयर एवर इन एनी केस देयर इज अ बोनाफाइड डाउट अबाउट द पर्सन or person to whom rent is payable, the tenant may deposit such rent with the rent authority। जहां पर टेनेंट को ये डाउट हो जाए कि भैया ये आदमी इसका मालिक है या कोई और मालिक है, तो उस प्रीमाइसिस के लिए जो रेंट जाएगा वो रेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा। ये भी बात ठीक है। ऑन डिपॉजिट ऑफ द रेंट अथॉरिटी शैल इन्वेस्टिगेट द केस एंड पास एन ऑर्डर बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस। जब वो रेंट जमा करवा दिया जाएगा रेंट अथॉरिटी को तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी? उस मामले की तहकीकात करेगी और जो उस समय पर उचित लगेगा तहकीकात के बाद उसके आधार पर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द अमाउंट ऑफ रेंट डिपॉजिट अंडर दिस सेक्शन शैल बी अकाउंटेड फॉर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी केप्ट इन अ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट and shall be operated for the payment of the landlord or other lawful claimant in a manner as may be prescribed। जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया जाएगा टेनेंट के द्वारा वो कहाँ पर रखा जाएगा? पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। ये हमें याद रखना है। रेंट अथॉरिटी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में उसको रखा जाएगा और उसको किसको दे दिया जाएगा? लैंडलॉर्ड को या फिर किसी भी ऐसे लॉफुल क्लेमेंट को जो उसको लेने का अधिकारी हो। यहां तक की बात क्लियर है। The receipt by the landlord of rent deposit under subsection 1 and subsection 2, as the case may be, shall not be operate as admission to the correctness of the rent, other facts stated by the tenant while deposit the same। मात्र एक रिसिप्ट उसके अधिकार का बखान नहीं करेगी, ये इसने साफ साफ कह दिया। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6
चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे एमिनिटीज के बारे में। और एमिनिटीज हम कहाँ पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद होगा, सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। अब उसी एमिनिटीज को हम आगे एक्सटेंशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। देख लेते हैं सेक्शन 23 में क्या कह रहा है। सेक्शन 23 में कह रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है वो बिना किसी वैलिड रीजन के किराएदार को दी गई एमिनिटीज उसको बाधित नहीं कर सकता, उसको काट नहीं सकता। देखते हैं। लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। कौन सी परिस्थिति में लैंडलॉर्ड टेनेंट को दी गई एमिनिटीज को वापस नहीं ले सकता, देख लेते हैं। नो लैंडलॉर्ड आइदर हिमसेल्फ or acting through any person or any person purporting to act on his behalf shall continue or withhold the amenities enjoyed by the tenant in respect of premises let out to him। ठीक है। The landlord may however discontinue or withhold any amenity with the permission of rent authority or rent tribunal। यहाँ पर ट्रिब्यूनल है। और रेंट अथॉरिटी जो होगी shall grant the permission if it is satisfied that the tenant not paid the charges in respect of the amenity which he was liable to pay। मतलब अब अगर मान लो किसी मकान मालिक ने अपने किराएदार को कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड करवा रखी थी पहले, तो वो क्या नहीं कर सकता, उन एमिनिटीज को वापस नहीं ले सकता। पहली चीज, अगर उसको लेनी है तो वो किसके थ्रू लेगा, रेंट अथॉरिटी के थ्रू लेगा। और अगर रेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि हाँ जो टेनेंट है उस एमिनिटीज के चार्जेस नहीं दे रहा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रेंट में एमिनिटीज इंक्लूड नहीं होती। अगर आपको एमिनिटीज यूज करनी है तो आपको उसके लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर लैंडलॉर्ड ये प्रूव कर दे कि भैया मेरे को इस एमिनिटीज के बदले में एडिशनल चार्जेस नहीं दिए जा रहे और रेंट अथॉरिटी उससे सेटिस्फाइड है, तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, ऑर्डर पास कर देगी जिसमें कि क्या होगा, ये बोल दिया जाएगा कि भैया टेनेंट ने क्योंकि उसके चार्जेस पे नहीं किए, इस बिहाफ पर क्या होगा, इस बिहाफ पर लैंडलॉर्ड अपनी एमिनिटीज वापस ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ऑन द petition of the landlord for the permission of discontinuance or withhold the amenities or petition of the tenant for restoration of the amenities, the rent authority shall issue a notice to the other parties। After hearing the parties, it shall pass such order at may deem fit। अब मान लो लैंडलॉर्ड ने पेटिशन फाइल की लैंड अथॉरिटी के आगे कि भैया मेरे को अपनी एमिनिटीज वापस लेनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है टेनेंट ने कहा हो अपनी पेटिशन के अंदर कि भैया मेरे को ये जो एमिनिटीज है दोबारा दिलवाई जाए। अब उस केस में क्या होगा, जो रेंट अथॉरिटी है खाली एक पार्टी को सुनेगी नहीं, दोनों पार्टीज को सुनेंगी। और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो भी वो सबूत देंगे उसको लेने के बाद जो पार्टी सही होगी उसके फेवर में फैसला सुना दिया जाएगा और उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी अंडर सच एक्सेक्शन द रेंट अथॉरिटी में पास इंटरिम ऑर्डर एज इट में थिंक फिट। जब ये इंक्वायरी चल रही होगी, जब ये कार्रवाई चल रही होगी, उसके दौरान रेंट अथॉरिटी यदि चाहे तो कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। द रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इन अ समरी मैनर। समरी मैनर में प्रोसीडिंग चलेगी। एंड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन बाय द लैंडलॉर्ड टेनेंट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन। जिस दिन पेटिशन फाइल हुई उस दिन से लेकर के 60 दिनों के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर, 60 दिनों के अंदर इस मामले को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। किस मामले को, जो कि संबंधित है एमिनिटीज से जुड़ी हुई।
कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। 240 150 वाले से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर हम बात करेंगे सिर्फ एम्यूनिटीज की, उसके रिस्टोरेशन की या उसकी विदहोल्ड की, वो प्रोसीडिंग कितने दिनों में डिस्पोज कर दी जानी चाहिए? जिस दिन पेटिशन आई उसके 60 दिनों के अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है हमारा? ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। किराएदार और मकान मालिक की कुछ ड्यूटियां क्या क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, सबसेक्शन 1, in the absence of an written agreement, essential repair in a year involving expenditure up to 5% of the annual rent shall be carried out by the tenant at his own cost, and essential repair involving expenditure in excess of 5% of annual rent shall be carried out by the landlord on receiving a notice from the tenant। मतलब सपोज कर लो 5,000 रुपये एक महीने का किराया है और 12 महीने के होते हैं 60,000 रुपये। इसका 5% हो गया हमारे पास 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये तक का जो रिपेयरिंग का खर्चा है, इसका 5%। 3,000 रुपये तक का जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो कौन पे करेगा अपनी कॉस्ट से? किराएदार पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 5% है एनुअल रेंट का। 5,000 का नहीं, एनुअल रेंट का। ये कौन पे करेगा? किराएदार पे करेगा अपने खर्चे पे। और मान लो अगर ये रेंट हो जाता है, ये जो खर्चा है ये हो जाता है 7,000 रुपये, तो इसमें से 5% निकाल के जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस ये कौन पे करेगा? ये करेगा लैंडलॉर्ड। और कब करेगा? जब टेनेंट लैंडलॉर्ड को नोटिस दे देगा, भैया मैंने ये रिपेयरिंग करवाई थी और 5% के हिसाब से मेरे 3,000 रुपये तो मैंने हटा दिए हैं, और जो ऊपर का आया डिफरेंस आया है वो आप पे करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं प्रोवाइडेड। Provided that where the landlord neglect to undertake essential repair within a period of 15 days from the date of receipt of the notice, the tenant shall be at the liberty to move to rent authority for the permission to undertake the repairs along with estimate of such repairs, and where premises is granted by the rent tribunal, it shall also pass order with regard to the recovery of each cost from the landlord by setting off the amount against the rent payable by the tenant। मतलब अब टेनेंट ने कहा लैंडलॉर्ड को नोटिस भेज के कि भैया जो ये डिफरेंस का पैसा है 4,000 रुपये, ये आप मेरे को पे कर दो। लेकिन लैंडलॉर्ड कह रहा भैया मैं तो नहीं कर रहा, तेरे को जो करना करना। अब क्या हुआ? लैंडलॉर्ड थोड़े संकी किस्म के आदमी थे, वो चले गए रेंट अथॉरिटी के पास। रेंट अथॉरिटी के पास जाके बोला कि सर 5% के हिसाब से मेरे बनते थे 3,000 रुपये, वो मैंने पे कर दिया, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एडिशनल है वो आप मेरे को दिलवाओ। ठीक है। अब क्या होगा? रेंट अथॉरिटी उस इसके फेवर में ऑर्डर पास कर देगी टेनेंट के। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेनेंट को किसके थ्रू दिलवाई गई थी? रेंट ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो क्या होगा? जो लैंडलॉर्ड है उसके खिलाफ कितने रुपए का ऑर्डर आ जाएगा? पूरे 7,000 रुपये का आ जाएगा, ना कि 4,000 रुपये। मतलब जो किराएदार ने अपने पार्ट पे पैसे भरे हैं ना, उसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखो। यहाँ तक की बात क्लियर है। सब सेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 234 of 23 shall apply mutatis mundis to the proceeding before rent authority under this section। मतलब जो हम ऊपर सेक्शन 23 पढ़ के आए थे वही सेम प्रक्रिया चलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमको। आगे देख लेते हैं।
सेक्शन 24A, डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 23-24। जो भी सेक्शन 23-24 के अंदर पेंडिंग प्रोसीडिंग है उनका निस्तारण कैसे होगा। ऑल प्रोसीडिंग अंडर 23-24 पेंडिंग बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 shall be continued and the rent tribunal may pass appropriate order thereon if section 23-24 was not amended by this act। इसमें कुछ नहीं कहा, अगर मान लो इस एक्ट के आने से पहले कोई प्रोसीडिंग चल भी रही है 23-24 के अंतर्गत, तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उसी तरीके से चलती रहेंगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये अमेंडमेंट से आया था। अब इस एक्ट का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, क्या बात करता है, मिसलेनियस के बारे में, जो जो कहीं नहीं है वो इसमें दे रखा है। क्या है, सेक्शन 25 कहता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस। क्या होगा, द लैंडलॉर्ड शैल हैव राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट आउट बाय हिम एट डे टाइम आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन एटलीस्ट 7 days टू द टेनेंट। मतलब लैंडलॉर्ड यदि चाहे उसके पास अधिकार है अपनी प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करने का, लेकिन क्या कंडीशन है, पहली चीज डे टाइम में करेगा और आने से पहले कम से कम 7 दिन पहले इंटीमेशन देगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाउएवर सच इंस्पेक्शन शैल नॉट बी कैरिड आउट बाय द लैंडलॉर्ड मोर देन वंस इन 3 months। मतलब हर 3 महीने में केवल एक बार ही आएगा और आने से पहले भी 7 दिन का कम से कम इंटीमेशन देना है और इंस्पेक्शन भी दिन में ही करनी है। ऐसा नहीं कि हर हर 15 दिन में आके बैठ जाए इंस्पेक्शन करने नाम से ना, 3 महीने में केवल एक बार, और जब आएगा उस उससे पहले 7 दिनों का इंटीमेशन और दिन के टाइम आएगा। यहां तक की बात क्लियर है। आगे देखते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल टू बी पब्लिक सर्वेंट एंड देयर कंट्रोल। जो भी मेंबर होंगे ट्रिब्यूनल के या जो भी स्टाफ के मेंबर होंगे वो क्या कंसिडर किए जाएंगे, वो किए जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। और हमें कहाँ पे दे रखा है आईपीसी के अंदर, सेक्शन 21 के अंदर। देखते हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एम्प्लॉयज ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, appellant रेंट ट्रिब्यूनल shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of आईपीसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। The presiding officer of a rent tribunal, presiding officer of a appellant rent tribunal shall function under administrative and disciplinary control of high court। मतलब इनको अधिकार जो देंगे वो किसके कंट्रोल में रहेगा, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेगा। यहां तक की बात समझ में आती है। आगे, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ appellant rent tribunal shall exercise general power of superintendence and control over general power of superintendence and control over rent tribunal under his jurisdiction, including power of appraising the work, recording the annual confidential report of the presiding officer of the rent tribunal। तो ये उनके कुछ काम होंगे जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के काम के ऊपर सुपरवाइजरिंग करेंगे। यहां तक की बात समझ में आती है। द मिनिस्टेरियल एम्प्लॉय ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, appellant रेंट ट्रिब्यूनल shall be governed by the Rajasthan subordinate court ministerial establishment rule। इसके तहत वो गवर्न किए जाएंगे। एंड द पर्पज ऑफ दिस रूल, द appellate रेंट ट्रिब्यूनल shall be deemed to the court of district and session judge and rent tribunal shall be deemed to a court of civil judge senior division। मतलब appellant कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कोर्ट किसकी मानी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज की या सेशन जज की। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो वो किसकी कोर्ट मानी जाएगी, कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन की। ये हम पहले भी पढ़ के आ रखे हैं, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस वाली बात भी हमने पढ़ी थी।
आगे देखते हैं सेक्शन सबसेक्शन 5, द क्लास 4 एम्प्लॉय ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल appellant rent tribunal shall be governed by राजस्थान क्लास 4 सर्विसेज। इसमें इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेक्शन 26A, सेक्शन 26 से क्या कहता है? रेंट ट्रिब्यूनल टू बी पब्लिक सर्वेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन। अगर उन्होंने गुड फेथ में आकर के कोई काम ऐसा कर दिया है जो कि गलत हो गया है, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, वो हमें इसमें देखना है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ रेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ 21 ऑफ आईपीसी। हम ऊपर ही पढ़ के रखे। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट द रेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज इन अ गुड फेथ और डन इंटेंड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। अगर उन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत रहते हुए काम किया है और गुड फेथ में किया है, फिर भी कुछ काम गलत हो जाता है, तो उनके ऊपर कोई सूट नहीं होगा और कोई उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन, सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है लिमिटेशन के बारे में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट shall as far as may be applied to the petition, application, appeal or other proceeding filed proceeding proceeded before with before a rent tribunal or appellant rent tribunal। अगर हमें सूट फाइल करना है, एप्लीकेशन लगानी है, अपील लगानी है रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के आगे, तो हमें लिमिटेशन एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा। ये बात कह दी गई है इसके 27 के अंदर साफ साफ। सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 कहता है कोर्ट फीस के बारे में। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ कोर्ट फीस पेबल ऑन पेटिशन, application, appeal filed before tribunal would be the same as would be payable in a suit, application, appeal were filed for the similar before civil court। मतलब अगर हम बात करें कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी ट्रिब्यूनल्स में केस फाइल करने की, एप्लीकेशन की, अपील की, तो वही कोर्ट फीस लगेगी जो कि एक सिविल कोर्ट के अंदर लगती है। ये इसमें बात कहती है। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन कौन कौन से सब सेक्शन है जो इससे छूटे हुए हैं? सब सेक्शन 2, 3, 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। On a joint petition for a limited period tenancy under section 8, on appeal against any order of the petition, ad valorem court fees under Rajasthan Court Fees and Suit Valuation 1961 shall be payable on the amount of the rent payable for the year next before the date of presentation, irrespective of the period for which the limited period tenancy should be entered। मतलब जो पूरे साल का रेंट होता है उसके ऊपर कोर्ट फीस पे की जाएगी। ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E और पेटिशन अंडर 23 और 24 and on an appeal against any order such application petition a fixed court fees of 100 रुपये shall be payable। मतलब एप्लीकेशन अगर हम किसके लगाएं, 22E की, 23 की, 24 की, या किसी के अगेंस्ट में अपील लगाए, तो उसके केस में 100 रुपये की कोर्ट फीस पेबल होगी, फिक्स अमाउंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑन पेटिशन ऑफ फॉर रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 7, ऑन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर फॉर सच अपील फिक्स कॉस्ट 250 रुपये शैल बी पेबल। अगर हम 6 और 7 की बात करेंगे तो उसमें 250 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। ये भी हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर
29. Act to have overriding effect. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for time. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. और सेक्शन नंबर 30, 31, 32 आप अपने आप करेंगे. आज हमने हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा ख़त्म कर दिया है. सिर्फ आपके लिए 3 सेक्शन छोड़े गए हैं, सेक्शन नंबर 30, 31, 32. और अगर आपको इन फ्यूचर इसमें डाउट आता है तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं रेंट कंट्रोल वाली, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल है. अब हम अगला हमारा एक्ट लेके आएंगे, वो होगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट. वो मैं आपकी एक वीडियो के अंदर पूरी करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर 19 सेक्शन पूरे हैं और उसमें मुश्किल से 2 घंटे का हमारा सेशन लगे. तो मेरी जैसे तबीयत ठीक होती है मैं आपके सामने उसको लेकर प्रस्तुत होता हूँ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड टेक.